अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम हस्बे हाल और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो आपकी ईद की खुशियों को दोबाला कर देंगे। तो अजीज़ी, हमारे मेहमानों का तारुफ तो करवाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आपकी इस छोटी ईद की खुशियाँ बड़ी करने के लिए हमने अपने बड़े बड़े शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है। वाह, मदऊ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है। जो यहाँ पे तशरीफ़ फारमा हैं मेहमान हमारे, उनकी वजह से मेरी ज़बान भी और मेरी टांगे भी लड़खड़ा रही। दांतें कांप रही हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। वो क्या किसी शायर ने कहा कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। वाह, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, बड़े भाई भी हैं और आपके इंतहाई पसंदीदा फनकार, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। ओए होए। आपने बैनुल अक़वामी सतह पे उनको काम करते हुए देखा हुआ है, जनाब उस्मान पीरज़ादा साहब। क्या बात। वाह, और जो साथ दूसरी मेहमान तशरीफ फरमा हैं, ओए होए होए होए, इनका घराना भी उसी तरह असातिज़ा में शुमार होता है जी। और माशाल्लाह 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 सब ने ही अपनी अपनी जगह पे बहुत नाम बनाया है। वाह, मोहतरमा अस्मा अब्बास साहबा, क्या बात। क्या बात। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं मानो बिल्ली। आपका शुक्रिया। घर के नाम है ना, ये पता है। अस्मा अब्बास साहबा हमारी बहुत ही प्यारी बहन है और हमारी माशाल्लाह। बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। तो इनको मानो कहते हैं, इनका निकनेम मानो है। अच्छा। अच्छा। अहमद बशीर साहब जी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जी हाँ। जी। और मैं बहुत फख्र से इसलिए बता रहा हूँ कि वो गुजरांवाला के, गुजरांवाला। वाह, गुजरांवाला का जो हमारा इलाका है एमनाबाद, हाँ या। जी, हाँ जी। वहाँ के थे। और एमनाबाद, एमन एक राग है, वाह। अच्छा जी। एमन राग पे उस आबादी का नाम है। हाँ, इसलिए आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि अहमद बशीर साहब जो थे उनको मौसीकी से बड़ा लगाव था। क्या बात है सर। अपना शुरू में उनका नाम गुलाम हुसैन भी, जी जी, नहीं, गुलाम बशीर हुसैन मेरे हुसैन। दादा का नाम था। गुलाम हुसैन दादा का नाम था और इनका नाम था बशीर हुसैन। हुसैन। मगर लड़कपन में ही अदब से इश्क हो गया जी। और फिर नाम रख लिया अहमद बशीर। जी जी, वाह। बहुत बड़े अदीब और सहाफ़ी हुए हैं अहमद बशीर साहब। जी हाँ, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, वाह, अमेरिका से जाके फिल्म प्रोडक्शन सीखी। क्या बात क्या है। बात है। जी हाँ, वो अमेरिका में इस शोबे में तरबियत हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी थे। अच्छा वाह। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने एक फिल्म नीला पर्वत बनाई थी। वाह। अच्छा जी मतलब आर्ट मूवीज टाइप थी, चूंकि काम उनका वो इंग्लिश सा था, जी जी। वो पब्लिक में नहीं इतनी मशहूर हुई, मगर वो बहुत बड़ी मूवी थी। वाह। उसके अलावा उन्होंने कायद आजम की 100वीं यौम पैदाइश पर जी जी। एक दस्तावेजी फिल्म बनाई अच्छा जो उनकी फनकाराना मुहारत का मुंह बोलता सबूत है। क्या बात। अच्छा, फिर अमानत साहब, आप ये सुन के हैरान होंगे कि अहमद बशीर साहब को फन्ने मौसीकी से बड़ा लगाव था। वाह। इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी सारी जो औलाद है उनके अंदर मौसीकी जरूर मौजूद है। क्या बात हाँ है। जी। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब, उनके जो अदबी तख्लीकात हैं उसमें उनकी जो बड़ी पॉपुलर किताब है खाकों पे जी जो मिले थे रास्ते में, फिर खूने जिगर होने तक, फिर डांसिंग वुल्स, फिर नावल हैं खून की लकीर, फिर दिल भटकेगा। जी। अहमद बशीर साहब एक जगह पे लिखते हैं कि हमारे पास कोई घर जायदाद नहीं है मगर हम खुश हैं। वाह। रोटी फिलहाल आ रही है और इससे ज्यादा की अब मुझे जरूरत भी नहीं। क्या बात है। वाह। जब लाहौर के वो सर्विसेज अस्पताल में फरीद साहब जब एडमिट थे जी। तो बच्चियां उनकी उनके पास खड़ी थी, आहा। हाय हाय हाय, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। हाय। तो उन्होंने अपनी सारी औलाद को अपने सराने खड़ा देखकर कहा कि मैंने जायदाद नहीं बनाई, इसलिए तुम सब यकजा हो। क्या क्या बात। अगर मेरी कुछ मलकियत होती तो तुम इस बंटवारे के झगड़े में पड़कर यूं मेरे पास इकट्ठे
और मुत्तहिद ना होते। क्या बात हाय, है, हाय। क्या बात है। क्या कॉन्फिडेंस है, बहुत क्या कॉन्फिडेंस है एक लिखारी का, वाह वाह वाह। इसी तरह उस्मान साहब का चूंकि बहुत दफा ये जिक्र हुआ है, इसलिए वो बताने वाली जरूरत नहीं है कि रफी पीर साहब क्या बात है। एक बहुत बड़े आदमी हुए, क्या बात। बहुत बड़े आदमी। पाकिस्तान बनने से पहले ही उनका इतना बड़ा नाम था जी जी कि मैं एक जगह ये पढ़ के हैरान रह गया कि जो पृथ्वी राज साहब थे जी और फिर ओम प्रकाश साहब, वो इनके बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा और पृथ्वी राज साहब का जो थिएटर बहुत मारूफ हुआ, हाँ जी वो असल में ये रफी पीर साहब ने शुरू किया था उनके साथ। नहीं, वो दोनों इकट्ठे देवर पार्टनर्स। हाँ, पार्टनर थे, जी जी उनके साथ मिलके शुरू किया था सही। रफी पीर साहब ने। और रफी पीर साहब जो हैं, जी जी एक और आपको मजे की बात सुनाऊं। जी सही एक उनका आर्ट का हवाला तो सब जानते हैं। हाँ जी रफी पीर साहब जो थे वो तहरीक आजादी में बहुत ज्यादा सरगर्म रुकन थे। अच्छा जी हाँ, और इतने सरगर्म थे कि अंग्रेज की नजरों में आ गए थे। ओ अंग्रेज फौज की उन पे नजर हो गई, फिर उनके घर वालों ने उनको बरतानिया पढ़ने के लिए भेज दिया। वाह। सही और उस्मान साहब से माजरत के साथ, चूंकि वो बहुत बड़े शख्सियत हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल एक और आपको बात बताऊं कि बरतानिया भी उन्होंने एक अंग्रेज ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। This is not, this is not, no. ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ बोलते ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ अंग्रेजी ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा, उधर फिर बरतानिया की पुलिस की नजर पड़ गई इनको। अच्छा, उधर से ये फिर चले गए जर्मनी। अच्छा जर्मनी जाके 4 साल में इन्होंने जर्मन जुबान भी सीखी, उधर से तालीम भी हासिल की और फिलोसफी पढ़ी। फिलॉसफी पढ़ी। क्या बात है वाह और उसके बाद फिर उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह थिएटर पढ़ा वहां से, क्या बात क्या है। बात थिएटर की डिग्री ली। वाह और ये पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं। अच्छा जी जी वाह जी। जी वाह जी और जो इनके दादा थे वो बैरिस्टर थे, बड़े नामवर, बहुत बड़े आदमी थे वो भी। मगर ये इनको शौक जो आर्ट जिसमें घुस जाए वो फिर कहाँ रुकता है, भावे जिड्डे मर्जी डाडे अब्बा जी होन। सही तो वो चले गए बर्लिन में, उन्होंने सारा ये पढ़ा आर्ट के मुतालिक, थिएटर के मुतालिक, और फिर वापस आके वो पृथ्वी राज साहब के साथ ये थिएटर वाला मामला शुरू। क्या बात है। तो हाँ, एक और बात, राज कपूर जो बहुत बड़ा नाम हुआ, हाँ जी वो भी इनकी जेरे तरबियत रहे। क्या बात है। यस, कि उनके अब्बा थे पृथ्वी राज, हाँ जी जी और पीर साहब उनके दोस्त थे। फिर रफी पीर साहब के बहुत सारे नावल, जैसे अहमद बशीर साहब ने भी हाँ जी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई, बहुत सारी बुक्स, और बड़ी बड़ी नामवर, बड़ी बड़ी नामवर। वाह इसलिए आपका सर बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया बिल्कुल अस्फा साहिबा कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया है। और पहले हमारे- मानो बिल्ली का आया बस मां साहिबा, में लगता है पता नहीं किसी और ने। नहीं, आपकी दोनों की आमद से ईद की खुशियां दोबारा अच्छा, इनके सारी बहनों के निकनेम थे, मेरा ख्याल है नीलम बाजी का निकनेम। नहीं, नीलम बाजी इतनी मुदब्बर है, उनका नाम निकनेम सही नहीं बनता, नहीं वो शुरू से उनका नहीं बनता। वो शुरू से मुदब्बर है। बाकी तीनों बहनों के निकनेम थे, वो जरा बताएं। एक सुंबल पप्पो, पप्पू बाजी, पप्पो बाजी, सुंबल बाजी, सुंबल बाजी, बुशरा बाजी का गोपी, गोपी, अच्छा, गोपी था। और मेरा मानो। मानो। वाह क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो मेरे अब्बा को उम्मीद लग गई थी कि अब लड़के होने लग, मेरे से पहले मेरा भाई था, अच्छा, तो बुशरा रखा था ना नाम। बुशरा का मतलब है खुशखबरी कि लड़का होगा। तो वो लड़का हो गया, अल्लाह मियाँ ने सुन लिया, बात हो गई। अब मैंने कहा लो जी लड़के ही शुरू हो गए, तो मैं आ गई। तो मेरी अम्मी तो रोना शुरू करता कि है कि आ गया बागड़ बिल्ला। तो मेरे अब्बा ने कहा ले एड्डा सोना माना बिल्ला आया है। बस फिर मेरा नाम मानो पड़ गया। मैं कह शुक्र है किधरे अहमद बशीर साहब ने ये नहीं कहा कि फिक्र ना करो, इन्हों ही मुच्छा न खा ला। अच्छा, आपको क्या ये एक और चीज बताऊं जी कि मानो बाजी जो हैं अस्मा साहिबा, ये सारी बहनों में सारे घर में सबसे लाडली हैं। अच्छा जी। वाह और माशाल्लाह माशाल्लाह फनकार तो सबको पता है कि कैसी बिल्कुल खूबसूरत जी। हैं और कैसी जबरदस्त। प्यारी। आप ये बताएं पहले कि सारे इतने इतने बड़े नाम, अहमद बशीर साहब और फिर बहनें बुशरा अंसारी साहिबा, नीलम बशीर साहिबा, ये वो, तो उसमें आप खौफजदा नहीं हुई कि मैं भी इस काम में पढ़ने लगी हूँ? बस वो डर तो लग रहा था,
लेकिन मुझे तो खैर मैंने गैर इरादी तौर पे ये काम शुरू किया, कोई मैंने सोच समझ के नहीं किया। सोच लेती तो शायद ना ही करती कि इतने इतने बड़े जिन हैं तो मैं ज़रा पीछे ही रहूं। बस कर लिया तो कर लिया। अभी भी खैर मैं किसी काबिल नहीं हूँ, उनके तो मुकाबला है ही नहीं मेरा। जो कुछ वो लोग कर रही हैं और कर चुकी। सुम्बल बाजी गाती बहुत अच्छा थी, माशाल्लाह। नीलम बाजी लिखने में माहिर है, बुशरा बाजी तो हर फन मौल है। वाह बात। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि अस्मा अब्बास साहिबा इन सब में से ज्यादा अच्छी आर्टिस्ट हैं। बात जो बुशरा आपा को माफी मांगना मोहब्बत है वो खुद दिल से इतना प्यार करती है, अरे इतना बहुत प्यार ज्यादा करती है कि वो शदीद। ये फिक्रा सुन के खुश हो गई। हाँ। क्या बात है जी, अस्मा और बुशरा साहिबा की। हाँ जी उस्मान भाई का मामला कुछ और है, जी 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 क्योंकि इनके जो वालिद मोहतरम थे जी। वो ऐसे कॉन्फिडेंस वाले, और ऐसे मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना तो मैं हिल गया। डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब मरहूम ने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया था जब वो बिल्कुल पतले से थे, डॉक्टर साहब बिल्कुल छोटे से लड़के, जी जी वो इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा। तो उसमें मैंने रफ़ी साहब की, पीर साहब की जब सुनी ना गुफ्तगू, हाँ जी हो इन्होंने तो बच्चों को घर से ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया हुआ। वाह। वैसे तो ये सारी फैमिली जो है ना फरीद साहब, जी ये चल के सीधा जीसी में ही घुसे हैं गवर्नमेंट। अच्छा, डायरेक्ट सारे वहीं राज पे एंट्री है। जी जी जी। जीसी में मैं एक प्रॉब्लम था कि जीसी में पूरा खानदान था। परदादा से शुरू हुआ। हाँ जी हाँ जी। ओ परदादा ग्रेजुएटेड 1868 में मेरा परदादा graduate। 1868 में। वाह मैं उसके 100 साल बाद उसी कॉलेज में दाखिल एक हुआ। सदी के वाह। एक सदी के बाद 1967। बीच में मेरा अब्बा उधर गया, मेरा दादा उधर गया, बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन। सो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ एक रोमांस था हमारा। ओए होए होए। और फिर तो ये आर्ट वाला मामला जो है वो रफ़ी साहब की वजह से आप में आया? लेकिन ना माहौल ऐसा था जी कि हमारा जो घर था 25 बहावलपुर रोड, उसका लॉन भरा होता था यंग आर्टिस्टों से। डॉक्टर अनवर सज्जाद क्या, तो कमाल अहमद रिजवी क्या, तो शोएब हाशमी, मतलब यू नेम इट, एंड ऑल दीज यंग पीपल लोडेड विद के कुछ करना है और थिएटर करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर थिएटर पीपल। और थिएटर की एक अपनी बड़ी अच्छी रवायत थी, हालांकि बड़ा छोटा हॉल था आर्ट्स काउंसिल, लमरा आर्ट्स काउंसिल का। एक मैं मोमेंट आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से ट्रेडिशन को कायम रखा गया था। एक प्ले था, उसका नाम था वाइल्ड द सनशाइन, अंग्रेज़ी का प्ले था। वो मेरे बड़े भाई सलमान साहब ने डायरेक्ट किया हुआ था। उसमें सारे थे, शोएब हाशमी वगैरह सब लोग उसमें थे। तो हम अब्बा के साथ मैं और इमरान भी ड्रामा देखने आए। अब जब हम आर्ट्स काउंसिल पहुँचे तो हम लेट हो चुके थे, थोड़े से 3 मिनट पहले ड्रामा शुरू हो चुका था। एक लंबा सा आगे आदमी भी खड़ा था, 2-1 गाड़ियाँ खड़ी थी। मेरे अब्बा आए तो आर्ट्स काउंसिल का वो भागता हुआ आया, उसने कहा सर जी ड्रामा शुरू हो गया। तो अब्बा रुक गए। तो इतनी देर में वो जो लंबा आदमी खड़ा था उसने टर्निंग ली, उन्होंने कहा लाला रफ़ी, तो वो मेरे अब्बा के पास आ गए। अब वो दोनों बातें और हम कंफ्यूज हो गए कि असी ड्रामा नहीं देख पाएंगे आज। तो अब्बा ने हमें बुलाया, उन्होंने कहा इधर आओ बेटा, मीट चीफ जस्टिस कयानी। वो कयानी साहब थे, उन्होंने हाथ मिलाया हमसे, बड़े टॉल आदमी थे, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, नेवर फॉरगेट। उन्होंने कहा लाला जी असी तो आज लेट हो गए, तो फिर चक्कर लासा वो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द प्ले शुरू हो गया है। अभी 3 मिनट पहले शुरू हुआ। रवि पीर नहीं अंदर जा सकता, चीफ जस्टिस नहीं अंदर जा सकता। वाह वाह ये रवायत और ये ट्रेडिशन को आपने फॉलो किया था इससे। क्या बात। तो वहाँ पे हमने बड़ा थिएटर देखा उस ज़माने में। मुझे अभी तक याद है गवर्नमेंट कॉलेज का प्ले जूलियस सीजर। मैं छोटा सा था, मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था। ज़िया मुहिउद्दीन साहब राडा से वापस आए थे और उन्होंने आके ये उर्दू के अंदर जूलियस सीजर प्ले किया था शेक्सपियर का। मुझे अभी तक याद है, कैलिफोर्निया बेगम खुर्शीद शायद, ब्रूटस जो थे वो नईम ताहिर साहब थे, कैसियस का रोल जो प्लानर है वो ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने किया था, और सलमान भाई मार्क एंटनी थे उसमें। क्या बात। आई स्टिल रिमेंबर ओपन एयर थिएटर के अंदर वो ड्रामा। तो इस तरीके से शायद हमारी चाह शुरू हुई कि यार ये काम क्या है। लेकिन पहले तो चकाचौंध थी कि उन रोशनियों में खूबसूरत लोग खड़े हुए हैं, कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, यू नो। ख्वाब है, ख्वाब। कैसा समा होगा। ओ हो ओह माय गॉड। अब फिर अब्बा की मैं हमेशा, मैं बता के थक गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग इस डेफिनेशन ऑफ थिएटर को सुने जो पीर साहब की डेफिनेशन थी, जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते रहे लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर पाए। वो कहते हैं ख़ास तौर पे थिएटर ड्रामे के बारे में, जी वो कहते हैं ड्रामा
शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज़ में नाचते हुए गाते हुए अफराद की ख्याल अफरोज़ हरकत के सैले रवां का नाम है, जिसके मुशाहिदे से वजदान इंसानी में सरखुशी के अबदी चिराग जल उठे। क्या बात, क्या बात, इतनी बड़ी डेफिनेशन जो है ये हमने अपनी आंखों से देखी बाहर, यहाँ पे नहीं देखी। क्या बात है। बाहर का थिएटर जब हमने जाके देखा फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, तो आंखें खुली की खुली रह गई कि यार ये अच्छा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबल। जब हमने फेस्टिवल इसीलिए शुरू किए थे कि हमारे लोग इन चीज़ों को देखें, उनको समझ में आए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मैंने ये भी कहीं पढ़ा हुआ है कि वो जो बर्लिन थिएटर कंपनी थी कोई, उनके पास उनकी कंपनी में कोई इंडियन आर्टिस्ट नहीं था, तो फिर पीर साहब को पीर साहब तो गए थे पॉलिटिकल ऑरेटरी, यानी कि पॉलिटिकल स्पीचां करने वास्ते उन्होंने क्या ज़रा अपनी स्पीच पॉलिश करा लें। तो उधर जाके जब ऑडिशन दिया तो मार्क श्राइनहार्ट जो बर्टोल्ट ब्रेख्त का उस्ताद था, वो उस दिन आके बीच में बैठा हुआ था, पीछे देख रहा था। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये है इसका डोसियर। उन्होंने कहा कल बुलाओ। उसने कहा मैंने तुम्हारा पढ़ा, तुम ये अफोर्ड कर लोगे ये वाले लेसन्स जो हैं? तो अब्बा ने कहा हाँ जी कोशिश करेंगे। उनका अब्बा उनको कोई पैसे नहीं भेजता था। ही वॉज वेरी एंग्री विथ हिम कि उसने अपना करियर ऑक्सफोर्ड के अंदर तबाह किया और ये गोरे को मार पीट के ये इधर भाग के आ गया। तो पैसे उनको थोड़े बहुत उनके दादा भेजते थे, हमारे परदादा। तो वहाँ पे अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाते थे, अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत अच्छी तरह आती थी उनको। तो उन्होंने उसको कहा हाँ कर लेंगे। उसने कहा नहीं, अगर तुम 6 महीने का कोर्स है उसके बाद थिएटर में आके काम करना शुरू कर दो तो फिर हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ये स्कॉलरशिप होगा। तो मुझे अभी तक याद है अब्बा कहते थे यार पहले इस आर्ट को तो पकड़ें, बाद में देखेंगे हम काम कर सकते हैं या नहीं काम कर सकते। वाह। सो दैट्स हाउ द बिगिनिंग वाज डन। ओ हो। अब जब वापस आते हैं वो, ये 30s है, अभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली है, यू नो, और उनको भागना पड़ा वहाँ से, बर्लिन से, क्योंकि नाज़ी पावर में आ चुके थे। और इधर एक लीडर थे बहुत बड़े, सुभाष चंद्र बोस, वो हिटलर के साथ ज्वाइन अप हो गए थे। ने हिटलर से डिमांड की थी कि जी आप वॉइस ऑफ बर्लिन जो रेडियो प्रोग्राम है उसके ऊपर एक उर्दू सर्विस शुरू करें ताकि हिंदुस्तान में कोई अपराइजिंग शुरू हो। उन्हें यही ठीक है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो एक ही आदमी था, रफ़ी पीर, जो इंडिया से था, उसको तो इंडिया ही था ना। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि जी प्रोग्राम डिज़ाइन करो। अब्बा हेटेड द नाज़ीज़। दूसरी स्पीशीज़ जो जिनसे उनको नफ़रत तो नहीं मैं कहूँगा, कहते थे ये आर्टिफिशियल है, दिस विल नॉट एग्जिस्ट, दैट वाज कम्युनिज्म। क्योंकि ही सॉ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बर्लिन कम्युनिज्म की राइज उन्होंने देखी और देखा कि कितना ये सख्त और एक, वो कहते थे इंसान जो है ना वो मशीन नहीं है, हर बंदा मशीन नहीं है, हर बंदे का अपना एक एप्टीट्यूड है, उसकी अपनी एक परवाज़ है, उसकी अपनी एक राइज है, उसकी अपना एक इंटेलेक्ट है। जो हर बंदा इक्वल नहीं हो सकता इंटेलेक्ट वाइज, या अपने डिस्कवरी में टाइम लग सकता है कि आपके अंदर क्या उम्दा चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक्टर नहीं बन सकते, तो फिर आपके अंदर पता नहीं कितनी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई हैं, आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, और लेकिन आपको डिस्कवर करना पड़ेगा वो। तो उनकी ये राय थी। सो एनीवेज व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, तो जो जिन लोगों के साथ वो काम करके आए थे, जिधर वो सीख के आए थे, वो हिंदुस्तान में तकरीबन 150-200 साल आगे थे अपनी सोच में। ओए होए। अब जब ड्रामे आते हैं, उनको कहा गया कि जी पंजाबी ड्रामे की लैंग्वेज नहीं है। हाँ, पंजाबी में बोलियाँ, पंजाबी के अंदर वो रवायतें, दास्तानें, ये हो सकता है, हीर रांझा हो सकता है, लेकिन ये ड्रामे की लैंग्वेज नहीं है। तो उसके ऊपर अखियाँ लिखा। और ये आपको पता है कि ये पीर साहब का जिस तरह बता रहे हैं अभी, जो थिएटर की डेफिनेशन जिस शकील उर्दू में बताई है उन्होंने, इससे कहीं ज्यादा अच्छी पंजाबी लिखते थे। वाह। पंजाबी उनकी इतनी सही ठेठ पंजाबी जो अब कहीं भी नहीं बोली जाती। मतलब मेरा भी चूंकि फैमिली का एक पंजाबी से है एक ताल्लुक, डॉक्टर फ़कीर, मोहम्मद फ़कीर बाबा पंजाबी की वजह से मैंने बाखुदा डॉक्टर फ़कीर साहब के लेवल की पंजाबी सिर्फ रफ़ी पीर साहब की लिखी हुई देखी। मैंने अखियां ड्रामा पहली दफ़ा पढ़ा ना, तो मैं लिखा है यार ये एक गोरा आदमी जिन्होंने सारी तालीम अपनी बाहर, और 18 साल की उम्र में चले गए थे
35-36 साल की उम्र में वापस आए। मतलब सारी जवानी उधर गुजारी हुई है गोरों में। आजकल 3 साल गुजार के बच्चा बाहर से आता है, उसकी जुबान चेंज हो चुकी होती है, अपनी जुबान भूल गया होता है। ओ, इतनी खूबसूरत पंजाबी और इतनी ठेठ पंजाबी लिखी हुई जो अब वाकई वो अब ये चढ़ते पंजाब की तरफ भी वैसी पंजाबी नहीं बोली जाती, वाह, बहुत ही ठेठ पंजाबी। अच्छा, अखियां तो रफ़ी पीर साहब का एक पंजाबी का बहुत बड़ा शाहकार ड्रामा है ना जी। जी जी इसके अलावा उर्दू में भी उन्होंने ऐसा ऐसा शाहकार लिखा हुआ है, ओ हो, मौत से मुलाकात, क्या बात। क्या खूबसूरत ड्रामा। फिर सन्नाटा, अच्छा जी, फिर राजो न्याज, हाँ फिर मारे आस्तीन, वाह फिर नवाब साहब किबला, क्या बात है। एक से बढ़ के। क्या बात। रफी पीर थिएटर का तो पूरी दुनिया में नाम है सर। जी हाँ, वेरी फ्यू पीपल न्यू दैट ही वाज फ्लुएंट स्पीकिंग पश्तो, बिकॉज उनकी माँ पश्तून थी। मेरी दादी तो पश्तून थी, साउथ वजीरिस्तान से थी मेरी दादी। अच्छा, इतना सारा इंग्लिश और ये और वो, और आप। नहीं, घर में एजुकेशन की वजह से ना, क्योंकि परदादे से एजुकेशन शुरू हो गई। मैं वही अर्ज करना फिर चाह रहा हूँ। अपना उनका अब्बा जो है, हमारा दादा जो है, जब वो पढ़ के आया वापस इंग्लैंड से, तो वो एक गोरी के साथ शादी करके लाया। वो मेरे अब्बे की सेकंड मदर थी, वो अंग्रेज थी, जिसको हम ग्रैनेडियर कहते थे। उनसे कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम ही तो ग्रैंड चिल्ड्रन और सारा। अच्छा, ये जो बता रहे हैं इनके दादा बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन, जी जी, वो अल्लामा इकबाल के बहुत ही क्लोज दोस्त थे, और बैरिस्ट्री के दौरान जो इन्होंने ब्रिटिश खातून से शादी की, पीर साहब की जो दूसरी दादी थी, जी जी उसका निकाह भी अल्लामा इकबाल ने करवाया था। अच्छा, ये जो बता रहे हैं इनके दादा बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन, हाँ जी उन्होंने भी तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि वो पंजाब मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हुए। और ये भी यहाँ पे बताता चलूं कि इनके जो दादा थे बैरिस्टर ताजुद्दीन, मुस्लिम लीग का आइन भी उन्होंने लिखा था। वाह। अच्छा जी नाज़रीन, खूबसूरत और मीठी मीठी बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। पुट जो है वो आलू गोश्त में डाले, इतना ज्यादा, और मछलियाँ जो है, मछलियाँ ओए, ओए, ओए। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। अस्मा अब्बास साहिबा के साथ भी हमने बहुत सा थिएटर किया हुआ है। अच्छा जी वाह। और मगर उस वक्त जब थिएटर होता, थिएटर होता था। सही 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 बेहतरीन थिएटर होता था। और मुझे याद है कि इनके रोल वो भी आज तक याद आते हैं, तो बड़ा मजा आता है। जी जी इतना खूबसूरत काम होता था, क्या बात है। ऐसी मजे मजे की चीजें होती थी। आप थिएटर को मिस करती हैं अब? उस थिएटर को मिस करती हूँ। बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा मज़ा आता था, रिहर्सलें होती थी वो ग्रीन रूम में। ओए होए होए, और मुझे याद है वहाँ पे मुन्ना लाहौरी साहब हुआ करते थे। अल्लाह बख्शे। तो मैं उस वक्त 22-23 साल की लड़की थी, तो मुझे बॉयल अंडे बड़े पसंद होते थे। तो वो ब्रेक में, और मेरे लिए 6 अंडे आते थे। सोचे आप, मैं 6 अंडे खाती थी उबले हुए। तो वो आते थे मेरे पास, कहते सर जी मेकअप रूम में आपके अंडे पड़े हैं काले। और मैं वो अंडे खाने के बाद, ये सारे लोग आपको तो शायद याद है, इनके पास आके ऐसे खड़ी हो जाती थी कि अब अपना भी देना। तो ये बेचारे कहते आ गई ऐ लफड़, पता नहीं शायद मैं 12 ही अंडे खा जाती थी। इतना मजा आता था सर्दियों में, क्या माहौल था, इतना मजा आता। अच्छा, मेरा ख्याल है आपने बुशरा आपा से थिएटर ज्यादा किया हुआ है। हाँ जी, मैंने लाहौर में थी ना। अब वो कभी कभी करती हाँ, थी। वो हमने वो किया था जिसमें वो लड़का बनी थी, कुछ हम दोनों ही थे उसमें, जिसमें आप भी थे। अच्छा, और आपा ने जो आखिरी ड्रामा किया ना, स्टेज ड्रामा, वो मेरे साथ किया है हाँ अच्छा, आज मुल्तान में। बाबे तेरी वजह तो ही छाड़ता। अब अच्छा, जब ड्रामा खत्म हो ना, आपा कहती है नमाज कुंडी लगा दो, जो डांस देखना ना अभी देख लो, इसके बाद मैं काम छोड़ रही हूँ। मेरे देखे ना, ऑडियंस तो मेरी देखे, मेरी ये ऑडियंस थी ना, उसमें हल्का सा मैं से दुपट्टा पकड़ती थी। आखिरी दिन था ना, मैं क्या आज पूरा गाना चला देना, मैं पूरा डांस कर रहा है। इसके बाद मैं थिएटर छड़ने लगी है। शादी हो गई थी ना, तो फिर छोड़ दिया था, शादी के बाद टीवी भी छोड़ दिया था। सब कुछ छोड़ दिया था। फिर दोबारा कब शुरू किया है? शुरू किए हुए हो गए 12-13 साल। खुद ही छोड़ा था मेरा नहीं ख्याल नहीं, है। खुद ही छोड़ा था। क्योंकि कर्नल साहब नहीं, तो खुद माशाल्लाह हाँ बड़े जी, और फिर जगह जगह फौज में लिबरल आदमी हैं और हाँ, बड़े बहुत। आर्टिस्ट माइंड। नहीं, लेकिन बिल्कुल आर्टिस्ट नहीं है अच्छा, ना, आर्टिस्ट माइंडेड ज़रा नहीं है। उन्होंने पहले कहा था कि मुझे नहीं पसंद, मेरा फ्यूडल बैकग्राउंड है और मुझे नहीं पसंद कि वहाँ पे
और मज़े की बात है कि जब मुल्तान में उनके शहर में ही ड्रामा था आखिरी बिल्कुल। और मेरे ससुर बेचारे नाई की दुकान पे गए, वो तो मेरी इंज फोटो लगी सी आज सबको ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। आए। अच्छा, ड्रामे का नाम था मुझे लिफ्ट दो। और बेचारे सच्चे थे ना, मुझे लिफ्ट दो। बेचारे क्या करते, तो फिर वो ड्रामा हुआ तो खत्म बात, बस फिर उसके बाद अच्छा पता है क्या, एक और आपको आज एक बात जी जी इस असेंबली के अंदर कभी ड्रामा एक्ट नया बनाने की बात ही नहीं हुई। लो जब हम कॉलेज में गए थे और इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू की थी, जी तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक पहला असूल जो है वो कहता है कि जिस मुल्क की बुनियादों में वहाँ की सकाफत, वहाँ की फोकलोर, वहाँ की ट्रेडिशंस नहीं होती, वो कौम कभी भी इकोनॉमिकली तरक्की नहीं कर सकती। क्या बात। क्या इट कैनॉट राइज एज ए इकोनॉमिक पावर। आप देख लें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नाम लेने शुरू करें, ये लोग कितने पैसे खर्चते हैं फॉर देयर कल्चर। नेशनल थिएटर ऑफ ब्रिटेन जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड है, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड एज अ थिएटर कंपनी। आप उनका काम देखें, उनकी रिसर्च देखें, जी वो रिफ्लेक्ट करती हैं आपको। जी अच्छा जी, ये तो हो गई खुश्क खुश्क बातें। कुछ कुछ की बातें हैं। अब आप हमें ये बताएं मानोबा जी, जी आप छोटे होते ईदी किस किस से लेती थी? लो जी, जिस दिन ईद होती थी ना, तो मैं जो हूँ ना जाके बैग लेके ना, पढ़ाई वाला अपना स्कूल बैग, तो अम्मी के पास बैठ जाती थी कॉपी निकाल के, किड्डी चलाक, कि आज ही मैंने पढ़ना है, मतलब पढ़ाई का मुझे इतना शौक है ना, पढ़ूंगी। लाज मस्ता खोल के। हाँ, बस्ता खोल के बैठ जाना कि आज तो मुझे पढ़ना है। ईद वाले दिन हाँ, ईद वाले दिन, एन ईद वाले दिन अम्मी ने कहना उठ कपड़े पहन लो, नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है ना, कैदा कूदा निकाल के, ताकि मुझे ये कहें और कि वाह इम्प्रेस हो जाए सारे, कमाल हो गया। फिर मैं ईदी का आता था मामला कि ईदी भी अब लेनी है, कपड़े शपड़े पहन के। बेखर में 1 रुपया तक मुझे याद है, 1 रुपया मिला करता था, अम्मी से ही मिलता था। फिर दादी के घर जाना, गरारा पहन के, लटका के बैग, बुंदे फिंदे, टिक्का शिक्का ला के, झूले झूल झूल के हशर हो जाने। मिठियां चटनियां खा खा के, ते इत्थे वग रही ने उबले अंडे खा खा के। ओए ते ओ जेड़ी सी पाई 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 तेरी तेल दी कड़ाई, तेरा लून दा पतासा, तेरी रन करे तमाशा पाई जोर दी। वाह वाह वाह। वो जो ऐसे वाला झूला होता था, हाय हाय। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸਮਾਨੀ ਚੂਲਾ, ਅਸਮਾਨੀ ਪੰਗੂੜਾ। पंगूड़ा। नहीं तो अब ईदी मिलती है किसी से? अब तो देनी पड़ती है वैसे, नहीं ते मियाँ मेरे आपा या नहीं नहीं, वो तो खैर अब दूर दराज है भाई बेचारियाँ। कंजूस है। लेकिन मेरे मियाँ देते हैं ईदी, हम सब लाइन में खड़े हो जाते हैं और सबको ऐसे से 1-1 हज़ार मिल रहा होता है, तो मैं भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। फिर नीलम बाजी भी आ जाती है, वाह। ਜਿਹੜਾ भी है वो हुन बड़े ने ना, मेरे मियाँ बड़े हो गए हैं ना, तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, आ जाओ सारे, बहुत अच्छा। क्या सब बात। लाइन लगा के ईदी ले। बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बच्चों को बांटती है ईदी। हाँ नहीं, अब मैंने और चालाकी की है पिछले 1-1.5 साल से, कि उनको पता है कि अम्मा ज़्यादा देती हैं, वो पता है ना अम्मा करीब अम्मा, तो मैंने कहा नहीं अब बाबा ही देंगे सबको। मैंने कहा ये 2-2 जगह से लूटते हैं, तो अब ये बाबा ही देंगे, बाबा ही देंगे। बे एक ही जगह घर से तो जा रहे हैं वो पैसे। बड़े चालाक हैं। बुशरा आपा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मैंने उनके घर खाया हुआ है। वाह, आप भी खाना बनाती हैं? आपने मेरे घर भी खाया हुआ है, हाँ बिल्कुल। गंदला दा साग ते मक्खन। मक्खन लगे विन के लिए आए हैं सजना दिल। सेले में साहब लई। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल खाना मैं क्योंकि मेरे पास मेरे अम्मी अब्बू रहे हैं, जितनी मेरी उम्र है 20-25 साल, उसमें से मैं 5-6 साल उनसे दूर रही होंगी, वो मेरे साथ ही रहे हैं। और मैंने अपनी अम्मी से खाना बनाना बहुत सीखा, और उनके सारे खाने मैं बनाती हूँ। वाह, गोजरी ते पुलाव ते गोश्त लेना भी मैनू आंदा है, कि नीली हड्डी वाला गोश्त लेना। वाह वाह वाह, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਕ ਗੋਸ਼ਤ, हाँ वाह। नीली ਭਖ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਹੱਡੀ। हाँ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਠਾ ਨੇ। ਔਰ ਦਸਤੀ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਜ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੇਵਰ सही ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਤੀ ਘਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੋਤੀ। इस तरह उत्थे बाखुदा मैंने खुद देखा हुआ है कि इस तरह वो बुजुर्ग जो है ना, वो कसाई से लड़ रहे होते थे कि ये हड्डी थोड़ी सी और चिप्पर उतार इसकी, ओए होए। ये अभी नहीं है, ठीक नहीं है। और ये कित्थों कट देता ही, कित्थों कट। तो ये हमारे बीच में है ना, बचपन में आज भी याद है कि अब्बा कहते थे गोश्त लेकर आओ, और याद कराया हुआ था कि अगली दस्ती और पुठ
ये खाना है गोश्त ते रान दा कीमा खाना है। बड़े बड़े अजीब फिक्रे मशहूर थे, लियावी पुठ नहीं थे आवी उठ। हाँ, लियावी सीना भावें लग जावे महीना। ये बाकायदा इस तरह के फिक्रे मशहूर मतलब होते हमारे खाने का इतना है कि पुलाव में कौन सा गोश्त डलेगा, हाँ, और ये नहीं है कि पुठ नहीं डलेगा, उसमें सीना और गर्दन डलेगा। ठीक है जी, पुठ जो है वो आलू गोश्त में डलेगा, इतना ज्यादा। और मछलियाँ जो है, मछलियाँ ओए, क्या याद दिला दिया। जब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे एक डॉक्टर ने कहा, वो कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे कहते जी आप गोश्त आपका बंद। और मैं कोई फ्री नहीं हूँ डॉक्टर साहब से, बड़े मौजूद से डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब कहते जी डॉक्टर सरवर साहब यूरिक एसिड बढ़ गया था। कुछ इस तरह का था, कहते जी गोश्त ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ है। मैं डॉक्टर साहब मैं रोन लग पा। डॉक्टर साहब ने बांह फड़ के कहा गोश्त छड़ दे, छड़ दे, तुसी मेरी बांह छड़ दो। आप उस्मान भाई अभी तक ईदी बच्चों आप तो, मैंने ये देखा है कि सलमान भाई आपसे बड़े हैं, मगर हमने चूंकि सलमान भाई भी ज़्यादा बाहर रहे हैं, मैंने भी आपके घर में जितना मैंने देखा है, आप बड़े हैं जी, सारे भाइयों में, और सारे आपको बड़ा, और आपने माशाल्लाह वो ड्यूटी भी बड़ी अच्छी दी हुई है घर के बड़े की। तो आप भाइयों में भी ईदी वीदी तकसीम करते थे? आई नो, आई डोंट थिंक सो। बच्चों में, उनके भाइयों के बच्चों में, सब में, हाँ बच्चों में। हम सोचते थे कि ईदी जो है वो बच्चों के लिए होती है। वाह। तो अम्मा ने आपको कितनी देर तक ईदी दी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जाए? अम्मी बुलाती मंगवाती थी फ्रेश, क्या होते हैं नए नोट, करारे नोट कड़क वाले, वो देती थी। वो देती थी। चल भाई, इतनी बड़ी शख्सियत से आपने मिलवाया उस्मान साहब से, और मैंने भाभी की डायरेक्शन में फिल्म भी की हुई है शरारत, और इत्तेफाक से उस्मान साहब उस फिल्म में थे। तो इनकी शादी होती है, तो ये जब दुल्हन के कमरे में गए हैं, तो आगे दुल्हन मैं था। अच्छा, उस्मान साहब ने कुंडी लगाई है, और आगे जब घूंघट उठाया ना, पहले तो उन्होंने मुझे देख के रिएक्ट लिया उस्मान साहब ने। उसके बाद है ना, मुझे वो छोड़ के जाने लगे, तो मैंने बाजू पकड़ लिया। मैं कहा जान मुझे बताओ सुबह मैंने किसको मुंह दिखाना और किसको नहीं दिखाना? कहता है मेरे अल्लू जिन्हों मर्जी विखा, आज तो मैंने नहीं बिगाड़ा। अच्छा उस्मान साहब, आपने आगाज़ तो थिएटर से किया, तो उसके बाद पहले फिल्म की तरफ आप गए या टीवी की तरफ गए? टीवी, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर 1968। अच्छा, 1968 मैं फर्स्ट ईयर में था, और टेलीविज़न नया नया था, जी हाँ, तो ड्रामा भी हो रहा था उसके अंदर। तो मैं अपने वाले साहब से कहता था कि अब्बा प्लीज़ मेरे लिए फ़ोन कर दें किसी को, तो मुझे डांट पड़ जाती थी। अब सारे ही अब्बा के शागिर्द थे, जो असलम अज़हर साहब से लेके किसका नाम लूँ वो सब, तो वो कि देयर इज़ अ सिस्टम, गो एंड फॉलो द सिस्टम, आप ऑडिशन दो जाके। तो मुनीज़ा आपा, फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी, मेरी बड़ी बहन है, तो वो नया नया प्रोड्यूसर बनी थी। तो मैंने कहा मीज़ू आपा मैंने एक्ट करना है। तो एक दिन मुझे याद है कि मुझे फ़ोन आया कि तू कॉलेज के लिए तो नहीं निकला? मैंने कहा नहीं नहीं मैं आ रही हूँ, तेरी यार ऑडिशन है। खैर जी वो मुझे गाड़ी में ले गई। तो एजाज साहब थे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, BBC से ट्रेन होके आए थे, उन्होंने ऑडिशन ली। उसमें ये सरवत अतीक थी मेरे साथ, उनकी भी ऑडिशन हुई, और एक रूही बानो थी। रूही बानो फेल हो गई, सरवत अतीक और मैं पास हो गए। खैर जी रूही बानो की उस वक्त आवाज़ जो थी ना बड़ी धीमी थी, वो बेचारी मेरे ख्याल है सहम भी गई थी कि कई लोग नहीं रही। हालांकि रूही इज़ अ रिमार्केबल एक्ट्रेस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो मुझे बस कहते हैं कि ओके यू आर ऑन उस्मान, बी हियर एट 7 o'clock यू आर ऑन एयर लाइव। मैं घबरा गया, मैं क्या यार इतनी जल्दी है कि मतलब मेरा रिहर्सल वगैरह नहीं, क्योंकि हम तो थिएटर थोड़ा बहुत किया था तब तक कि भाई रिहर्सल होती है, आप उस चीज़ को महसूस। वो बस 1968 में जो एक ड्रामा किया, लेकिन मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार ये क्या है, इसके थिएटर के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था ना। तो फिर एक अरसे तक फिर यावर साहब जैसे प्रोड्यूसर्स, यू नो, कमर आफ्ताब से प्रोड्यूसर्स, शहजाद खलील से प्रोड्यूसर, क्या रिमार्केबल लोग थे जिनके साथ हमने काम, वी आर वेरी लकी कि हमने टॉप लाइन लोगों के साथ क्या बात काम किया। सर, खुशकिस्मती है आपकी कि इतने बेहतरीन लोगों के साथ आपने काम किया है। आई मीन मैं उसको डायरेक्टर गर्दानता हूँ जो स्क्रिप्ट से बाहर चला जाए, who goes beyond the script, बियॉन्ड दिस। मुझे अभी तक याद है, एक मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। तीसरा किनारा हमारा एक बड़ा पॉपुलर टेलीविज़न सीरियल था,
तो वो हम शूट कर रहे थे, तो मैं और शहजाद खलील फ्लोर पे बैठे हुए थे और जो सेट है मेरे दफ्तर का लगा था, उसमें मेरा कैरेक्टर था एक बड़े अपॉर्चुनिस्ट आदमी का जो हर शर्त पे ऊपर जाना चाहता है। तो मैं और शहजाद बैठे हुए थे, अभी एक्टर्स के किसी की मूछ दाढ़ी लग रही है, किसी का मेकअप हो रहा है, तो शहजाद कहने लगा उस्मान कैन यू डू समथिंग। मैंने कहा क्या? कहता यू आर अलोन इन द ऑफिस, रात का वक्त है, तुमने काम ख़त्म किया, बाकी कोई नहीं है दफ्तर में, तुम अकेले क्या करोगे? मैंने कहा आप ऊपर जाएं। तो जो मैंने उसमें वो किया है वो माइम थी सारी की सारी, और उसके पास 3 कैमरे थे। क्या मैंने किया, किस तरह घूमा फिरा, ये वो, इवेंचुअली अपने बॉस की कुर्सी पे जाके बैठ के उसके मेज़ के ऊपर अपने पाँव रख लिए और उसके 3-4 फ़ोन उठा लिए। तो ये सारा जो था इसका ताल्लुक स्क्रिप्ट से नहीं था। क्या बात है, वाह। दैट वाज बिटवीन अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर, वाह, यू नो। तो शहजाद खलील वेंट बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, क्या बात। इन स्क्रिप्ट की हदूद से आगे जाके उसने काम, जो उसका विजुअल चल रहा था, जो उसके जहन के यावर साहब, यावर साहब, क्या बात क्या बात। है। इवन अयूब खावर साहब, नुसरत ठाकुर साहब, बहुत बहुत बड़ा नाम, राशिद डार साहब। यावर साहब जब टीवी प्ले के अंदर कुछ 4 लाइनें अंग्रेजी वाला कैरेक्टर आ जाता था तो टीवी वैन मुझे ढूंढते हुए गवर्नमेंट कॉलेज आए मैं लड़ता सा यावर साहब ना, मैं कहना सा यावर साहब देखें क्या कर रहे हैं आप, यानी कि जो 4-5-8 लाइनें अंग्रेजी की आ जाएं तो आप वो वाला कैरेक्टर मुझे बुला लेते हैं, ये क्या बात हुई। तो यावर साहब बड़ा हंसते थे, बट ही वाज आवर फ्रेंड आल्सो, हमारे टीचर भी थे हमारे, हमने सीखा इन लोगों से यार, दे वर रिमार्केबल पीपल, क्या बात। रिमार्केबल। वाह वाह। नाजरीन, अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। अमाम दीन जहाँ कहीं कभी कुछ भीड़ भाड़ हो, तुम भी घुसड़ मुसड़ कर घुसड़म घुसाड़ हो। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अच्छा अस्मा साहिबा, आप बताइए कि आपने पहले थिएटर शुरू किया या टेलीविज़न? टेलीविजन 50-50। अच्छा, डायरेक्ट 50-50 किया। हाँ जी, क्योंकि बुशरा बाजी जो है उन्होंने वो छोड़ दिया था, जी जी। तो फिर मैंने फिर शुरू कर दिया क्योंकि वो मैं उन जैसी लगती थी, जी। तो फिर वो मैं वहाँ शुरू हो गई। उसके बाद फिर मैं कराची से लाहौर आ गई, लाहौर आके फिर थिएटर और टीवी एक साथ ही, मतलब दिन में रिकॉर्डिंग, दोपहर को 3 बजे रिहर्सल होती थी, उसको याद है, और उसके बाद शाम को थिएटर होता था, और उसके बाद 3 बजे रिहर्सल अगले ड्रामे की, वाह और शाम को वो करके थिएटर 10 बजे ख़त्म और घर। वाह, क्या बात। अच्छा, ईद की बातें हो रही हैं तो मुझे याद आया उस्मान भाई, ये डॉक्टर ताहिर शहीर जो हैं, आपको जैसे बताया मैंने कि ये हमारे शो के रिसर्चर भी हैं, पोएट भी हैं, बड़ा हमारा साथ देते हैं, और अब तो माशाल्लाह ये सोशल मीडिया पे आप इनको देखते हैं, बड़ी बड़ी कमाल की मज़े की चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। ईद के हवाले से इनकी एक लिखी हुई हमने नज़्म पहले भी की हुई है यहाँ नाज़रीन के लिए, वो ज़रा प्लीज़ सुनाओ ताहिर साहब। जी ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं एक कथा आपकी नज़र करना चाहूँगा। उन्वान है उसका करप्ट अफसर का गिला। वाह, करप्ट अफसर का गिला। गिला। लाओ जी। कितना दुखी था देख के कदरों का वो जवाल, आहा, कितना दुखी था देख के कदरों का वो जवाल, कहने लगा कि दौर पुराने नहीं रहे, कोई थमा गया मुझे ईदी में जाली नोट, ईमानदारियों के जमाने नहीं रहे। जल्दी नोट ही देंगे। वो ईद वाली भी जरा नजर। जी, कि जीने का हर रंग यहाँ पर मस्ती मौज मजा है, वाह। जीने का हर रंग यहाँ पर मस्ती मौज मजा है, देखें आकर जो कहते हैं पाकिस्तान में क्या है, और ताना सुनना पड़ता वरना सारा साल है भैया, ताना सुनना पड़ता वरना सारा साल है भैया, ईद का दूजा तीजा दिन यौमे ससुराल है भैया। बहुत अच्छा। बाइक पे बेगम बच्चे बैठे मल के टैंकी टापा, रस्ते से है फ्रूट भी लेना ये भी अभी स्यापा, और कहीं भी ईद पे ऐसा मंजर नहीं मिलेगा, और कहीं भी ईद पे ऐसा मंजर नहीं मिलेगा, जाता यूं ससुराल कहीं पे शौहर नहीं मिलेगा, वाह वाह वाह। और वहां पहुंचकर बैठक में फिर बैठो कैदी बनकर। वाह, आहा, वाह वाह वाह, क्या अपना हड बीती सुना रहे हैं। वहां पहुंचकर बैठक में फिर बैठो कैदी बनकर,
साले ससुर की बोंगी बातें सुनते रहो प्रॉपर, जरा नहीं एहसास दिलाना हो उकताए बैठे। वाह जरा नहीं एहसास दिलाना हो उकताए बैठे, वरना मियाँ बला से कोई आए जाए बैठे। समझो लगी शिकायत वरना मूड उखड़ा उखड़ा है, देखें आकर जो कहते हैं पाकिस्तान में क्या है। वाह वाह और उनकी जफी के असरात है खुलते रफ्ता रफ्ता, वाह उनकी जफी के असरात है खुलते रफ्ता रफ्ता, कुछ तो ऐसे ईद मिले कि पेन ना जाए हफ्ता। और पिकनिक जहां मनाओ कूड़ा जी भर भर के फेंको, चिप्स का खाली पैकेट शीशा नीचे करके फेंको। कूड़ा फेंकना मना है जहां पे लिखा ओथे ही सुटो, कूड़ा फेंकना मना है जहां पे लिखा ओथे ही सुटो, रोके ऐसा करने से जो उन उल्टा कुटो। ये तो कौमी फर्ज है अपना, इसमें कैसा चाका, ये तो कौमी फर्ज है अपना, इसमें कैसा चाका, जूस के खाली डब्बे का है बनता एक पटाखा। वाह वाह वाह। अपनी सड़कों पे जो फिरते बन के नौकी चारा, वाह अपनी सड़कों पे जो फिरते बन के नौकी झारा, हिम्मत है तो बाहर जाकर तोड़े जरा इशारा। टोके कोई तो फौरन बोलो, यहाँ तो सब चलता है, देखें आकर जो कहते हैं पाकिस्तान में। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात डॉक्टर साहब, क्या बात है। ईद का मजा दोबाला कर दिया आपने ये नज्म पढ़ के। हाँ जी। हमारे गुजरात शहर के शायर इमामुद्दीन साहब, उन्होंने कई दफ़ा बड़े बड़े न्यू फ़िक्रे ईजाद किए हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। उनका एक शेर है, मेरी माँ हमेशा हमें सुनाया करती थी कभी कभी जब उसका मूड अच्छा होता था। वो कहता है, इमामुद्दीन जहाँ कहीं कभी कुछ भीड़ भाड़ हो, इमामुद्दीन जहाँ कहीं कभी कुछ भीड़ भाड़ हो, तुम भी घुसड़ मुसड़ कर घुसड़म घुसाड़ हो। अब देखिए ये क्या लफ्ज़ याद किया उसने ना, पूरा स्केच आ जाता है। यू कैन विजुअली सी कि वो क्या कह रहा है। बड़ा नाम हुआ, बड़ा नाम हुआ जी। बड़े अच्छा, मैं अस्मा आपा से ये सवाल करना चाहती हूँ कि ईद के कपड़े कैसे तैयार करती हैं अपने और बच्चों के? भाई अभी तो खैर मेरे अपना कपड़ों का ब्रांड है, आज भी मैंने अपने ही जी कपड़े जी जी, पहने। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बात यह कि मैं हमेशा से मेरी आदत है कि मैं वो कपड़े पहनती हूँ जो बाजार में ज़्यादा ना हों। अच्छा। ये जितने भी कपड़े मिलते हैं वो फिर हर कोई पहन लेता है जी, और फिर खैर से जो कॉपियाँ निकलती हैं और कॉपियों की कॉपियाँ निकलती हैं, मतलब है बिल्कुल ही हशर होता है ना। तो मैं खुद ही बनाती हूँ, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि खुद से डिज़ाइन करना, खुद से अपने कपड़े अलग से बनाना। वाह जी वाह। और मैं अपने लड़कों के भी कुर्ते खुद ही बनाती हूँ। वाह। तो जो स्टार्स हैं आपके, जी जी ज़ारा जी ज़ारा और बुशरा आपा, जी। वो भी आपसे कपड़े लेते हैं? बुशरा आपा सबसे बड़ा क्लाइंट है मेरा, अच्छा। क्योंकि जैसे ही कपड़ा पहला डिज़ाइन आता है कहती है ये तो ज़रा मुझे दे दे, और बड़ी अच्छी कीमत पे फ़ौरन पैसे निकाल के यूँ। क्या अच्छा। बात है, हाँ, वो बहुत अच्छा मेरा क्लाइंट है। और मेरी ज़ारा जो है वो मेरे कपड़े पहन के मॉडलिंग कर देती है, तो मेरा सारा हाँ जी। और सर आपके कपड़े भाभी तैयार करती हैं? काश। कितना तफसीली जवाब दिया है। काश। एक फिक्रे में। नहीं, उसकी एक वजह है। ये जहन में रखें कि आपने वापस घर पहुंच। नहीं, वो सूरत हाल ये है कि मैं बल्कि डिसाइड करता हूँ, अपना नहीं उनका भी। वाह वाह। हाँ, वो ज़्यादा अपने बच्चों का, जी 2 बेटियां हैं हमारी, माशाल्लाह। तो उनका वो करती हैं। और मैं हमेशा, आई डोंट नो, आई ऑलवेज एंजॉयड क्लोथ्स। जी पहनने का शौक़ भी था एक ज़माने में बहुत ज़्यादा, तो मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ कि क्या कलर होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छा सर, ये रियल बात है, मैंने आपको यानी आपकी पर्सनैलिटी देख के खुश होता रहता था कि आप इतने खूबसूरत लोग हैं, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी टीवी पे भी। जी टीवी पे ज़्यादा देखा है आपको, वैसे थिएटर पे तो इत्तेफाक नहीं हुआ। तो कोई मुझे भी आप कोई बताएं कि मैं क्या पहना करूं जो मैं चेंज हो जाऊं। आपको 7 खून माफ़ हैं। वाह सर, ठीक है, वाह वाह, ठीक है सर, मैं जो मर्जी पाऊँ। वाह, 7 खून और 7 सूट माफ।
अस्मा आपा, आपकी आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, सुरीली हैं आप बहुत। तो कुछ ज़रा एक ईद के हवाले से कुछ। ईद के हवाले से तो बंदा चंद चंद दे सामने आ गया। ईद मुबारक, वो ही आता है ईद के हवाले से। कोई मैडम नूर जहाँ को आप बड़ा अच्छा गाती हैं। माही वे सानू भूल ना जावी, आहा, अल्लाह नाई देर ना लावी, हाण दिया सजना लमिया उड़ीका तिन प्यार दे। वाह, माही वे सानू भूल ना जावी। क्या वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया बिल्कुल। अस्मा साहिबा कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया है। हाँ जी। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।